नमस्कार स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी चल रही है अपनी। हमने शुरू किए हुए हैं अपना भारत के संविधान का सारे भाग और प्लस उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है हम वो सारे क्लियर करते जा रहे हैं। अपना जो संविधान का भाग है वो 5वां चल रहा है, जिसमें मैंने आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो आपका 74-75 आर्टिकल रिलेटेड है, उसके बाद 76 जो आपके अटॉर्नी जनरल है, ये आपको पहले का मैं वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ। आज का जो हम करने जा रहे हैं स्टार्ट, संविधान का भाग का जो आर्टिकल 79 है, जिसमें आपकी पार्लियामेंट दे रखी है। जो 79 है ना, सुनो ध्यान से, मैं जो आपको चैप्टर कराऊंगी वो आपको मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं कराऊंगी, मैं वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में जैसे वर्किंग क्या होती है वो समझाऊंगी, उसके बारे में ये चैप्टर। इस चीज़ का ध्यान में रखना। बिल्डिंग के लिए मैं अलग चैप्टर बनाऊंगी, जो नई बिल्डिंग बनी है पुराने से कंपेयर करेंगे हम, वो सारा अलग से एक वीडियो होगा। लेकिन इस जो संविधान का भाग 5वां है, आर्टिकल 79 है, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, और एक बात नोट कीजिए, जो ये चैप्टर है मैं इसको 5 पार्ट में करवाऊंगी। आपका जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है वो 5 भागों में करवाऊंगी। देखिए, आपको YouTube पे बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन आपके बहुत डिटेल में कराने वाला उसमें कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। मैंने इस चैप्टर में आपको पार्ट 1 में जो संसद का संगठन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ये करवाना है। संगठन कैसे बना, संसद कैसे बनती है, इसमें राज्यसभा की संरचना, ठीक है जी, लोकसभा की संरचना, और लोकसभा के अंदर भी डिटेल से, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने आपको राज्यसभा स्टार्ट करवाऊंगी ना, तो राज्यसभा के सभापति के बारे में, राज्यसभा के उपसभापति के बारे में, राज्यसभा के महासचिव के बारे में, ये बातें आपको मैं करवाने वाली हूँ डिटेल के अंदर। फिर जब आपका लेक्चर नंबर 3 मिलेगा, पार्ट 3 मिलेगा आपको, उसमें आपका लोकसभा की संरचना आएगी, जिसमें कितनी सीटें कहाँ से, ये सारा आएगा। फिर आपका लोकसभा के अधिकारी कौन कौन से, जैसे प्रोटेम स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर है, जो डिप्टी स्पीकर है, उसके महासचिव है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। डिटेल में इतना कोई नहीं कराता, और ये जो वीडियो लेक्चर आप संसद के 5 देख लोगे, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, गारंटी है। इसमें डिटेल में हर चीज़ मैंने डाली है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, सचिव कैसे काम करते हैं, संसद की वर्किंग कैसी होती है, सारा का सारा मैंने इस जो ये तैयार किया है आपके लिए डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसको मैंने डिवाइड किया 5 पार्ट्स के अंदर। ठीक है जी। 4th पार्ट में मैं करवाऊंगी आपको संसद के सत्र, जो सेशन होते हैं संसद के, उसके बारे में। फिर उसकी भाषा, संसद की भाषा भी उस बड़ी ध्यान में समझने वाली चीज़ है। सिर्फ ऊपरी सरसरी नहीं फैलाऊंगी, इसमें से आपको क्या है अच्छे से डिटेल में कराऊंगी। आगे देखो, फिर उसका दैनिक कार्य, जब सेशन चल रहा होता है क्या काम करती है, प्रश्न काल क्या होता है, तांत्रिक प्रश्न क्या होते हैं, आंतरिक प्रश्न क्या होते हैं, विधायी कार्य को कैसे होते हैं, लंच ब्रेक के बारे में, संसद की विधायी प्रक्रिया कैसे होती है। फिर जो पार्ट 5वां करवाऊंगी, उसमें मैं आपको धन विधेयक, मनी बिल के बारे में समझाऊंगी, और बजट के बारे में डिटेल में चैप्टर होगा। हाँ जी, भारत की संचित निधि, कंटीजेंसी फंड जो बनता है, उसके बारे में समझाऊंगी। तो संसद के विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं वो वाले, वो भी करवाऊंगी। फिर आपका संसद की समितियां, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आते हैं क्वेश्चन। और अब तो जो स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है, उनकी डेप्थ क्या है, डीप होती जा रही है। ठीक है जी। तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए। गिलोटिन क्या होता है, ये आपने सुना ही नहीं होगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको बारीकी से मैं इस पूरे चैप्टर में करवाऊंगी। तो चैप्टर को मैंने 5 भागों में बांट दिया है। आज का जो भाग है पार्ट 1 करवाऊंगी, यानी संविधान का भाग 5वां, जिसके अंदर आर्टिकल 79, उसके अंदर मैं आज पार्ट 1 जो है आपका वो करवाने वाली हूँ। देखते हैं, अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगा तो मैं पार्ट 2 भी क्लियर कर दूंगी आज ही। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कहते हैं संविधान के भाग 5 में आर्टिकल अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक
संविधान के गठन, संरचना, कार्यकाल, संबंधित अधिकारियों, विभिन्न प्रक्रियाओं, संसद को प्राप्त विशेषाधिकारों, शक्तियों का उल्लेख किया गया है। टोटल कितने आर्टिकल हमने पढ़ने हैं? 45 आर्टिकल पढ़ने, किसके अंदर? भाग 5 के अंदर। ठीक है जी, ये आपने याद रखना। ठीक है जी, इसके अंदर संसद से रिलेटेड जो है वो देखते हैं। पार्लियामेंट से रिलेटेड 45 आर्टिकल्स हमने पढ़ने। ठीक है जी, और बड़े डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक चीज आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगी। सुनो ध्यान से, पार्लियामेंट जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है जी, मान लिया। आगे देखते हैं, संसद की जानकारी ब्रिटेन, संसद की जननी, जानकारी बोल रही हूँ, जननी मतलब होता है जो हमने जो पार्लियामेंट का आइडिया लिया है, ये कहाँ से लिया है जी? हमने ब्रिटेन से लिया है। जब मैंने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवाया था तो ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। देखिए जरा, ठीक है जी, तो हमने पार्लियामेंट का जो आइडिया वो कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं भाई। हमारी संसद के कितने सदन है? 2 सदन है। इस चीज को आपने याद रखना, 2 सदन है। दिखाई दे रहे सभी को? 2 सदन है। ठीक है जी, संसद के अंग पूछे, सदन पूछे तो 2 हो गया, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अगर अंग पूछे, पार्ट्स पूछे, अंग, पार्लियामेंट के अंग कितने? 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ध्यान में रखोगे इस चीज को। फिर यहां देखने वाली बात है कि जो संसद है उससे रिलेटेड तो कौन सा है? 79 आर्टिकल है। ठीक है जी, प्रेसिडेंट मैं सारे क्लियर करा चुकी हूं आपसे, 52 से लेके 62 तक, और 72 ये अपना हो चुका है। ठीक है जी, आगे है लोकसभा, इससे रिलेटेड कौन सा है जी? आर्टिकल बताओ लोकसभा से रिलेटेड। पहले ऐसे करते हैं, पहले करते हैं पार्लियामेंट से 79। ठीक है जी, फिर अपना आता है राज्यसभा से 80, फिर अपना आता है लोकसभा 81। इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख लोगे। PRL, पार्लियामेंट कहाँ पे? 79 में, राज्यसभा कहाँ पे? 80 में, और लोकसभा कहाँ पे है? 81 में। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। तो ये सामने आपको दी हुई है। हाँ जी, तो जो राज्यसभा है ना उसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। और लोकसभा का हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल, जो कि इसके नाम से ही हमें क्लियर है। इस तरह से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और पूरा डेप्थ में करना है ये चैप्टर। थोड़ा सा एक ना कंपैरिजन यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे लोकसभा है उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। ठीक है जी, और इसको राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, लोअर हाउस। क्या बोलते हैं? लोअर हाउस, लोअर हाउस बोलते हैं। उच्च सदन किसको बोलते हैं? अपर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस। ठीक है जी, आगे है जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल। हो ही गया, समझ में आएगी आपको। और चर्चित लोगों का सदन, क्योंकि इसमें जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो विख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनको चर्चित लोगों का सदन कह सकते हैं। आगे है प्रथम सदन, प्राइमरी, नीचे से शुरुआत करेंगे, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। ठीक है जी, इसे बोलते हैं द्वितीय सदन, सेकेंड हाउस। इसे बोलते हैं अस्थायी, नॉन परमानेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर 5 साल के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद नई लोकसभा बनती है। और इसे बोलते हैं स्थायी सदन, यानी कि परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस बोलते हैं इसको। ठीक है जी, क्योंकि इसके जो मेंबर है ना वो कभी भी एकदम से खाली सीट नहीं होती है, राज्यसभा खाली नहीं होता है। उसके 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है जी, और युवाओं का सदन, इसे युवाओं का, नौजवानों का सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका मेंबर बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए
और बड़ों का सदन, क्योंकि इसका मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये बड़े हो गए, ये बड़ों का सदन है, ये युवाओं का सदन है। हाँ जी, लोकसभा से अब छोड़ो, ये राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, 80। मैंने बताया ना, पार्लियामेंट किस में है, 79 में है। उसके बाद राज्यसभा 80 में है, उसके बाद लोकसभा 81 में है। ठीक है जी। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है जी। और आयु कितनी वर्ष चाहिए, 30 वर्ष की आयु चाहिए, यहाँ 25 चाहिए, ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया। हाँ जी, राज्यसभा के जो चुनाव है, राज्यसभा का जो मेंबर्स का चुनाव है वो इनडायरेक्ट वे से होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे द्वारा एमएलए चुने होते हैं, विधायक चुने होते हैं, वो जाके क्या करते हैं, इनको राज्यसभा के मेंबर को चुनाव करते हैं। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखना। आगे है, और इनको जो लोकसभा के मेंबर है इनको हम चुनते हैं। ठीक है जी, चुनाव में जनता भाग लेती है और इसमें हम चुनते हैं एमएलए को और एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर को। तो इस तरह से आपने इस बात को क्लियर करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, बहुत इजी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये ना एक ध्यान से सुनने वाली बात है, सीटों का जो डिवीज़न है कि सीट कैसे कैसे डिवाइड होंगी, सुनो ध्यान से। पूरी पार्लियामेंट बनती है 3 चीज़ों से मिलके, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। ठीक है जी, बन गई बिल्कुल। अब जो राज्यसभा के मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। मतलब एक लिमिट कितनी है, 250 की ही लिमिट होंगे। ठीक है जी। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है, 245 है। मान लिया जी, जो इन्होंने बोला है ना कि 250 हो सकते हैं, उसमें देखो सीटों का डिवीजन कैसे करेंगे। वो कहते हैं नॉमिनेटेड कितने होंगे, नॉमिनेटेड 12 मेंबर और 238 मेंबर क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। क्या होंगे, इलेक्टेड। समझ रहे हो? ठीक है जी। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में कंडीशन क्या है, जो अपना नॉमिनेटेड 12 है, हाँ जी हैं, जो क्या है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, मनोनीत यानी कि नॉमिनेट होते हैं। और इलेक्टेड कितने हैं, 233 हैं। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? समझो ध्यान से, राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कितनी होंगी, 250 होंगी, लेकिन करंट सिचुएशन कितनी है, 245 है। ये ना राज्यों की जो जनसंख्या होती है उसकी रेशो निकाल के डिवाइड किया जाता है, उसके हिसाब से डिवीजन होती है सीटों की। अब क्या हो है, इसमें क्या बोला, ये तो मनोनीत हो ही गए, ठीक है जी, मान लिया मनोनीत हो चुके हैं ये। और यहाँ देखिए, अब ये 238 है। अब हमारा भारत क्या है, उसमें राज्य भी हैं और यूटीज भी हैं, यूनियन टेरिटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, सीधा सीधा। ठीक है, मान लिया। वो कहते हैं भी 12 तो मनोनीत हो जाएंगे, मान लिया, और 238 जो रह गए ना, उसमें से 230 है ना, वो स्टेट से आने चाहिए। ठीक है जी। और केंद्र शासित यूटी से कितने मेंबर आने चाहिए, 8 मेंबर आने चाहिए। ठीक है जी, यूटी से कितने मेंबर, 8 मेंबर आने चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपने 250 कंप्लीट करने हैं। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, यहाँ पर आने मतलब कितने, 225 आए हैं राज्यों से, और केंद्र शासित यानी कि यूटी से कितने आए हैं, 8 आए हैं। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखना है। और यूटीज में से भी दिल्ली से, अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, दिल्ली से आपके हैं 3 सीटें। ठीक है जी। पुडुचेरी से कितनी है आपके लिए, 1 सीट है। जम्मू कश्मीर से 4 है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, इस चीज़ को क्या रखना है आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़े।
हाँ जी, दिल्ली से 1 है, पुडुचेरी से 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 सीटें हैं। किसके लिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या बन चुका, अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो इस तरह से ये 8 सीटें होंगी करंट की सिचुएशन में। ठीक है जी, कहाँ से? यूटी से, और 225 हैं हमारे राज्यों से। इस बात को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा की सीटों की बात करते हैं। कहते हैं इसमें मैक्सिमम संख्या कितनी हो पाएगी? कितनी? 252। लेकिन अब क्या हो गए? 550, सॉरी 550 क्या बोले जा रही हूं मैं, 550, क्योंकि इसमें से जो 2 क्या थे एंग्लो इंडियन, वो माइनस हो चुके हैं। कौन सा संविधान संशोधन? 104 नंबर का। कब हुआ? 2019 में। ठीक है जी, ये अमेंडमेंट हो चुकी है। इन एंग्लो इंडियंस को सीट को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो 550 बोलोगे। और इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो इलेक्टेड मेंबर होंगे ना, वो राज्यों से तो 530 आएंगे और यूटी से कितने आएंगे? 20 आएंगे। तो कितने हो गए? 550 हो चुके हैं। ठीक है जी, एंग्लो इंडियन का सीन खत्म हो चुका है। यहां देखते हैं लोकसभा में जो करंट सिचुएशन है, हमारे पास कितने हैं? 545 है। आप इस चीज को देखो कि लिखा कितना हुआ है? कितना? 550। लेकिन ऐसे मानो कि मेरे क्लास में जो बैठने की जगह है वो 100 बच्चों की जगह है। ठीक है जी, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में एडमिशन कितनी हुई हैं? कितनी हुई हैं? मान लो 80 हुई हैं। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 100 हो सकती हैं। लेकिन अभी करंट सिचुएशन कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे हैं। और ये जो सीटों का डिवीजन होता है उस राज्य की जनसंख्या के रेशो पे डिपेंड करता है। कितनी राज्य की जनसंख्या, उस हिसाब से ये सीटें डिवाइड की जाती हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, तो करंट सिचुएशन 545 है। इसमें से 2 माइनस कर दो। आप 2 एंग्लो इंडियंस क्या गए? माइनस कर दो। कितनी रह गई? 543। कितनी रह गई है? 543 रह गई हैं। 543, और 543 में से 524 कहाँ से हैं? राज्यों से हैं। और एंग्लो इंडियन तो गए, और 19 कहाँ से हैं? यूटी से हैं। ये 524 कहाँ से? स्टेट से हैं। और ये कहाँ से हैं? यूनियन टेरिटरी से है। तो इस तरह से हमारे 543 कंप्लीट हो जाते हैं। जो यूनियन टेरिटरी से सीटें 19 है, उसमें से ये देखो जरा, दिल्ली में से 7 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, लद्दाख में 1 सीट है, और बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरी हैगी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, ठीक है जी, इनमें क्या है? 6 हैं, सारों को मिला के, चंडीगढ़ में मिला के। तो इस तरह से ये पिक्चर दिमाग में बिठा लीजिए कि वर्तमान राज्य की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 545 है। उसमें से कितने मेंबर नॉमिनेट होंगे? 12 मेंबर नॉमिनेट होंगे। राज्यों से और यूटी से कितने मेंबर आएंगे? 238 मेंबर आएंगे। अब 238 में से भी कहाँ से? 225 राज्यों से आएंगे, और अब 233 हो गए ना, 225 कहाँ से आएंगे? राज्यों से आएंगे, और यूनियन टेरिटरी से कितने आएंगे? 8 आएंगे। और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी से कितने आएंगे? दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरा आपको PDF मिलेगा और इसको रिवाइज करना आपने। देखते हैं जी आगे। कहते हैं भारतीय संविधान व्यवस्था में इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल पर अपनाया गया है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो भारत का जो शासन व्यवस्था है वो किस मॉडल पे आधारित है, कौन से मॉडल पे आधारित है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या बताओगे? वेस्टमिंस्टर मॉडल पे अपनाया गया। क्या बोलोगे? वेस्टमिंस्टर मॉडल पे अपनाया गया, इंग्लैंड के। इस बात को आपने बताना है। आगे देखते हैं, वेस्टमिंस्टर है कहाँ पे? वेस्टमिंस्टर है लंदन में। वह स्थान है जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है। ठीक है जी, इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल का अर्थ है सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी, स्वतंत्रता से पूर्व, आजादी से पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत में एक अखिल भारतीय संघ और केंद्रीय स्तर पर द्विसदन बाइकैमरल विधानमंडल की स्थापना की गई थी। जो 1935 का एक्ट है ना,
उसमें क्या था, उसमें क्या बताया गया है, कहते एक क्या बनाया गया था, अधिनियम था 1935 का, उसमें अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया था, ठीक है जी। और सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी ना उसको बाइकैमरल बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, ये पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह से, ठीक है जी। आगे कहते हैं स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इसी व्यवस्था का क्या किया, अनुसरण किया। मतलब आजादी के बाद भी जो हमारे संविधान निर्माता हैं, संविधान को बनाने वाले हैं, उन्होंने भी इसको ही अपना लिया। केंद्र में 2 सदन, ठीक है जी, और भारत को क्या एक संघ बना के रखा, लेकिन कौन सा, फेडरेशन वाला नहीं, यूनियन वाला। आगे कहते हैं भारतीय संसद भारतीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च विधायी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। मैंने एक बात समझाई थी, जितने भी पद या जितने भी बातें संविधान में लिखी हुई हैं तो वो क्या है, संवैधानिक है। संवैधानिक सर्वोच्च विधायी निकाय है, विधान बनाने का निकाय है, और इसका उल्लेख संविधान में किया है। बात समझ रहे हो, कौन से आर्टिकल में, 79 में, किस भाग में, 5वें भाग में। तो इस बात को आपने भूलना नहीं है। आगे देखते हैं, कहते संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से 123 तक आएगा। यहाँ पर संसद के गठन, संरचना, कार्यकाल, संबंधित अधिकारी, विभिन्न प्रक्रियाओं, संसद से प्राप्त विशेषाधिकार, शक्तियों का क्या है, उल्लेख है। आर्टिकल 79 में भाग 5 में क्या लिखा है कि संसद का गठन कैसे होगा, कैसे होगा भी एक राष्ट्रपति होगा और उसके नीचे क्या होंगे, 2 हाउस होंगे, ठीक है जी। उसमें इतने मेंबर जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग होने चाहिए, इसमें इतने मेंबर होने चाहिए। लोकसभा का स्पीकर होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए, ठीक है। और ये बात लिखी है कि राज्यसभा का एक सभापति होना चाहिए, जो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, और राज्यसभा का एक उपसभापति भी होना चाहिए, ठीक है जी। एक सेक्रेटरीट होना चाहिए, एक पैनल होना चाहिए जो इन दोनों के एब्सेंस में काम करे, ठीक है जी। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। और संसद को क्या क्या पावर हैं, ये सारी बातें वो लिख कर गए हैं कहाँ पर, आर्टिकल 79 के डिटेल दे के गए हैं आपको। और 79 यहाँ पे रुकता नहीं है, 79 से लेके 123 तक सारे के सारे पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कौन से मॉडल पे आधारित है, बताइए जरा। भारत की जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो कौन से मॉडल पे आधारित है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पे, लंदन से, याद रखना इस चीज को, ठीक है जी। और किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार जो केंद्र सरकार है, केंद्र में बाइकैमरल सिस्टम आया था, बताइए जरा, करिए, कमेंट करिए फटाफट से। चलो, संसद का संगठन देख लेते हैं कि संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, ठीक है जी। कहते जो पार्लियामेंट है ना, जनता की क्या है, सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव करने वाली क्या है, पावर देने वाली एक संस्था है, जिसके माध्यम से आम जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संप्रभुता वर्ड सुन के कुछ याद आया आपको? कहाँ पे पढ़ा था हमने? प्रियम्बल में पढ़ा था। क्या मीनिंग है इसका कि हम अपने आंतरिक और बाहरी मसलों में आजाद हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, हमारे ऊपर किसी आंतरिक या बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसके माध्यम से यानी कि संसद बनी हुई है तो लोग क्या कर सकते हैं, आम जनता संप्रभुता का अभिव्यक्ति मिलती है, हमें अभिव्यक्ति मिलती है, यानी कि हमें पावर मिलती है, हम अपनी बात को अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या करवाते हैं, लागू करवाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के 3 अंग निर्धारित करता है। अच्छा जी, मान लिया कौन कौन, राष्ट्रपति, ठीक है जी, लोकसभा, ठीक है जी, आगे राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाती है, कौन से आर्टिकल में है, 80 में है, और ये लोकसभा किस में है, 81 में है। इस तरह से चीज़ों को कोरिलेट करना है आपने। आगे है राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। अच्छा जी, वेरी गुड, ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है बात को, ठीक है जी। अगर वो पहले किसी सदन का सदस्य है तो उसे त्याग पत्र देना होता है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व,
ठीक है जी, किसी सदन का सदस्य नहीं होता, न ही संसद में बैठता है, ठीक है जी, फिर भी वह संसद का क्या है, अभिन्न अंग है, ठीक है जी, जो कभी ना जुदा होने वाला पार्ट है, कौन, राष्ट्रपति, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधिक कानून का स्वरूप ग्रहण करते हैं। बात समझ रहे हो, कोई भी जो बिल है वो कानून कब बनता है, जब दोनों हाउस में पास हो जाए और राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाए। इसका मतलब कहने का, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी बिल क्या है, एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा, ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला देखते हैं क्या कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में राष्ट्रपति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जो निम्नवत हैं, मतलब संसद की जो काम है उसमें क्या है, राष्ट्रपति के कुछ काम है, वो कौन कौन से क्या हैं वो देख लेते हैं जरा। कहते हैं नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर राष्ट्रपति संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करता है। क्या समझे कि जब नई लोकसभा बन के आएगी तो पहली बार जब वो इकट्ठे होंगे, फर्स्ट सेशन जब उनको इकट्ठे होंगे लोकसभा में, तो उनको संबोधन कौन करेगा, उनको एड्रेस कौन करेगा, पहली बार संबोधन राष्ट्रपति से शुरुआत होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है जी। और दोनों को या फिर हर साल, ये तो पहली लोकसभा बन के मतलब नई लोकसभा बन के आई तो स्टार्टिंग कहां से होगी, राष्ट्रपति के भाषण से, राष्ट्रपति संबोधन करेगा पहले दोनों हाउसों को, ओके जी। फिर जब हर साल 5 सालों के लिए बनेगी लोकसभा, हर साल का जो सेशन हुआ करेगा, ठीक है जी, 3 जो सेशन होते हैं वो भी किससे स्टार्ट होंगे, राष्ट्रपति से स्टार्ट होंगे, राष्ट्रपति के संबोधन से स्टार्ट होते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र आहूत करता है, आहूत मतलब बुलाता है। कमेंट करके ये बताइए कि राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग किस आर्टिकल के तहत बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये बात बतानी है आपने। कहते हैं सत्रावासन, सत्र मतलब खत्म करना, मतलब प्रोरोगेशन करना, मतलब समाप्त करना, ये काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदनों के क्या करता है, सम्मन बुलाता है, उनको बुलाता है, और सत्रावासन भी यही करता है, ठीक है जी। राष्ट्रपति लोकसभा के विघटित कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है जी, इस चीज को आपने याद रखना है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है जी, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लो आपको पता ना इमरजेंसी 352, 356, 360 जो फाइनेंशियल है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, और जो स्टेट इमरजेंसी है वो किस में है, 356 में है। ऐसा एक टाइम आ जाए, मान लो कोई आपातकाल ऐसा कुछ आ गया और सेशन चल नहीं रहा, ठीक है, तो कोई कानून पास करना है तो राष्ट्रपति के पास पावर है, क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में परस्पर निर्भरता की स्थिति है, मतलब कि एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है ये विधायिका और कार्यपालिका। इसलिए कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के संसद में ताज अर्थात वहां के राजा रानी के समान है। समझ रहे हो, जो ब्रिटेन के राजा या रानी जो भी होंगे, मतलब उसका हम तुलना किससे करते हैं, भारत के राष्ट्रपति से करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से पूर्णतः भिन्न है, ठीक है जी, ये कंडीशन क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति से पूरी तरह से क्या है, भिन्न है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लिखा हुआ है, ये आपने कमेंट करके बताना मेरे को। आगे बढ़ते हैं। संसद का सदस्य बनने हेतु अहर्ताएं हिंदी का शुद्ध वर्ड हो गया, क्वालिफिकेशन कह लो भी, आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन हो कि आप क्या कर सकते हो, संसद का मेंबर बनो।
देख लेते हैं। कहते संविधान का अनुच्छेद 84 संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित करता है। ठीक है जी, कौन सा आर्टिकल? 84। संसद का आपने मेंबर बनना है आपने बनना है। ठीक है जी, तो ध्यान से सुन लो कैसे बनना है, कहाँ लिख कर गए हैं ये बात? आर्टिकल 84 के अंदर भाग 5वें में। भाग 5 मतलब पार्ट जो होते हैं ना संविधान के, जो 22 भाग है, 25 भाग है वर्तमान में, तो उसमें लिखा हुआ है 5वें में 84 आर्टिकल है। उसमें क्या कहता है? व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। ठीक है जी। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष, आपने अगर पार्लियामेंट का मतलब दो हाउस में से किसका मेंबर बनना है आपने, अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हो तो 30 वर्ष की आयु चाहिए आपकी, तथा लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आपकी आयु चाहिए। ठीक है जी। इस संदर्भ में संसद द्वारा बनाई गई अन्य अर्हताओं को पूर्ण करता हो और बाकी कंडीशन को भी क्या करता हो? पूर्ण करता हो। संविधान का अनुच्छेद 84 संसद को यह शक्ति देता है कि वह संसद की सदस्यता मेंबरशिप धारण करने के लिए संविधान में दी गई क्वालिफिकेशन के अतिरिक्त कुछ अन्य क्वालिफिकेशन भी निर्धारित कर सकता है। संविधान वाले बनाने वाले क्या किए गए हैं 84 में कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप हो, मान लो भारतीय हो, नागरिक हो भारत के, आपने राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र चाहिए 30 वर्ष। अगर आपने लोकसभा का मेंबर बनना है 25 वर्ष उम्र चाहिए। इसके अलावा ये किसको बोल के गए हैं? संसद का क्या बोल, संसद को ये शक्ति देके गए हैं, पार्लियामेंट को ये पावर देके गए हैं कि इनके अलावा भी अगर आप कोई और क्वालिफिकेशन चाहते हो बंदे से तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। किसमें? आर्टिकल में 84 में बोल के गए हैं। आर्टिकल मत भूलना, इस बात को ध्यान से सुन लो। बनना आपने उसका मेंबर पार्लियामेंट का, सोच लो, बन जाओ। आर्टिकल 84 देखते हैं क्या कहता है आगे। कहते हैं आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए क्वालिफिकेशन का अनुच्छेद अच्छा, संसद में जो 84 आर्टिकल है ना, वो तो संसद की मेंबरशिप लेने के लिए क्वालिफिकेशन बताता है। ठीक है जी। और 102 क्या बताता है? संसद के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन, किस आधार पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल कहाँ पे? 102 नंबर का है। ठीक है जी। आप 102 नंबरी बंदे हो अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो। ठीक है, याद कराने का कि 102 नंबर पर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कौन सा मेंबर किन बातों के कारण डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पार्लियामेंट का मेंबर बनने से। सुनो ध्यान से क्या कहता है। अच्छा, यहां लिखा है कि संसद की सदस्यता से किसी सदस्य के डिस्क्वालीफाई होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 102 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो बना था कुछ स्थितियां निर्धारित की गई हैं। सुनो ध्यान से। कहते एक अधिनियम बनाया गया था, क्या नाम है उसका? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया गया था। कब? 1951 में। उसमें ये बातें लिखी हैं। क्या लिखी हैं? कि आप कैसे कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, डिटेल में दे दिया उसमें। सुनो ध्यान से। ऐसा व्यक्ति जो संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो वह संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। बात समझ रहे हो? डिस्क्वालीफाई का आर्टिकल कौन सा? 102। अधिनियम कौन सा बना भी? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बना। उसमें क्या लिखा है कि अगर मान लो आप संसद के क्या हो मेंबर बनना चाहते हो, लेकिन आप कोई सरकारी पद पे बैठे हो तो आप कैसे उसके मेंबर बन जाओगे? आप अयोग्य हो। मतलब सीधा बात कहने का, सरकारी मेंबर नहीं होना चाहिए, सरकारी सदस्य मतलब कि जॉब पे नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं। परंतु इस संदर्भ में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह घोषित कर सकती है कि किस पद को धारण करने वाला व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा। एक बात एडिशन जोड़ दी। अब उन्होंने कहा संसद के पास एक पावर और देके जा रहे हैं हम। संसद डिसाइड कर ले कि कौन सा लाभ का पद है और कौन सा नहीं है। दोनों बातें बोल गए। पहला क्या बोला? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कि कौन सा बंदा, जो बंदा कोई भी लाभ के पद है पे बैठा है वो अयोग्य है संसद का मेंबर बनने से।
ठीक है जी। दूसरी बात ये बोल गया कि संसद डिसाइड कर ले कि कौन सा पद लाभ का है और कौन सा पद लाभ का नहीं है। तो वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन बात एक नहीं छूटेगी आपकी, ये ध्यान से रखना। दूसरा कहता है यदि व्यक्ति विकृत चित्त यानी कि अनसाउंड माइंड का है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, और किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है, और किसी सक्षम न्यायालय ने घोषणा की है। आगे है यदि व्यक्ति दिवालिया हो, इंसॉल्वेंट हो, बैंक करप्ट हो, कर्जा मतलब दिया ना हो, ठीक है जी, कर्जा देने में समर्थ ना रहा हो, किसी भी कारण से जो भी हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मेंबर नहीं बन पाएगा किसका, पार्लियामेंट का। ठीक है जी। कहाँ लिखा है ये, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। और डिस्क्वालीफाई वाला मतलब आर्टिकल कौन सा है, 102 नंबर का है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, यदि व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है अथवा उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता, विदेशी राज्य मतलब देश की, राज्य नहीं मतलब देश का, किसी विदेशी कंट्री में की नागरिकता स्वीकार कर ली है, अथवा वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है, या तो आप विदेशी हो गए हो, ठीक है जी, फॉरेनर बन गए हो, किसी और कंट्री की आपने क्या ले ली, सिटीजनशिप ले ली, तो भी नहीं बन पाओगे। दूसरी, अगर आपके मन के भाव ऐसे हैं कि आप दूसरी कंट्री को क्या करते हो, उसके प्रति निष्ठा रखते हो और अपने देश के प्रति नहीं रखते, मेंबर नहीं बनोगे। ठीक है जी। आगे देखते हैं, कहते यदि व्यक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा आयोग द्वारा घोषित कर दिया जाए, या फिर ऐसा कोई भी कारण जिसमें संसद को लगे भी आप नहीं चाहिए, आप संसद के पास ये पावर है कि वो डिस्क्वालीफाई के लिए अपनी बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं, भी ये बात नहीं चाहिए तो ठीक है, आउट। तो कौन कौन सी बातें होगी डिस्क्वालीफाई के लिए, पहले तो आर्टिकल 102 नंबर, अधिनियम कौन सा बना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बन गया। क्या क्या बातें बोली कि लाभ के पद पे ना हो और संसद डिसाइड कर ले लाभ का पद कौन सा और कौन सा नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, बैंक का दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, भारत का नागरिक अगर नहीं है तो भी नहीं, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो भी नहीं, और या फिर किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा रखता है तो भी नहीं आप बन पाओगे। ठीक है जी। और या फिर संसद कोई भी ऐसा रूल बना ले, कोई विधि बना ले, कोई कानून बना ले, कोई रूल बना ले, उसके अंदर आप फिट नहीं बैठ रहे तो भी आपकी डिस्क्वालीफाई आप हो सकते हो। हाँ जी, क्वालिफिकेशन कहाँ लिखी थी, आर्टिकल 84 में। आगे बढ़े। हाँ जी, 10वीं अनुसूची मैंने आपको बड़ी डिटेल में कराई है, जब सूचियां पढ़ाई थी ना आपको, तब बड़ा डिटेल में मैंने आपको ये पढ़ाया था इस चीज़ के बारे में। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित। और दल बदली 10 नंबरी कौन लोग होते हैं, नेता लोग, है ना, उनका कोई भरोसा ही नहीं है, आज किस पार्टी में कल किस पार्टी में, किसी के लिए वो नहीं है, रिलायबल नहीं है। ठीक है जी, जहाँ लाभ दिखा वहीं मुंह उठा लिया। 10 नंबरी लोग 10वीं अनुसूची, ठीक है जी, क्या है, दल बदल संबंधी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दल बदल संबंधी। और ये संशोधन करके डाला गया कब, 52 नंबर का संशोधन था 1985 में, इसको भी अंडरलाइन कर लो भी, ये कब बना था, 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले मूल संविधान में कितनी सूचियां थी, 8 थी, बाद में कितनी जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई, है ना। कौन कौन सी, 9वीं आपके लैंड रिफॉर्म के बारे में 1951 में, ठीक है जी, फिर 10वीं जोड़ी गई आपकी, 11वीं जोड़ी गई 1973 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था पंचायतों संबंधी, 12वीं, ठीक है जी, म्यूनिसिपैलिटी संबंधी। तो इस तरीके से जब भी कोई चीज मिले तो सारी एकदम से इकट्ठी बोल के देख लिया करो। देखते हैं, कहते इसके अंतर्गत दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान बनाए हैं। कहते हैं अगर दल बदल संबंधी जो संविधान कानून कब पास किया, 52वें नंबर का संशोधन 1985 में, इसमें क्या किया, कुछ रूल बनाए डिस्क्वालीफाई करने के कुछ रूल बनाए। पहले तो एक मैंने आपको पढ़ाया, कौन सा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का,
ठीक है जी। अब ये भी पढ़ लो, इसमें भी क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। किस कारण, सुनो ध्यान से, यदि संसद सदस्य स्वेच्छा से उसे उस राजनीतिक दल का त्याग कर दे जिसके टिकट पर वह निर्वाचित होकर आया। मेंबर खुद ही क्या कर दे, अपने पद से राजनीतिक दल को छोड़ दे जिससे वो टिकट लेके क्या है, जीत के आया था, तो हो गया खत्म। यदि कोई संसद सदस्य सदन में अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है अथवा मतदान ही नहीं करता, उस सदस्य को उसके दल के द्वारा अनुशासनहीनता की जो तिथि से 15 दिनों के अंदर क्षमा नहीं किया। मतलब सपोज करो लोकसभा में किसी बात के ऊपर बहस चल रही है, और फिर क्या गया, मत डाल लेते हैं, भी देखो कितने कौन इसके फेवर में, कौन आपकी पार्टी है उसके मान लो फेवर में है, और आप एक कहते हो मैं तो नहीं डालूंगा, मैं तो अगेंस्ट हूं इस चीज के। अपनी पार्टी के विरुद्ध नहीं जा सकते आप, या तो मतदान अपनी पार्टी में करो आप, ठीक है जी, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन का आपके ऊपर लग जाएगा दोष, लग गया दोष। अगर उस दिन से लेकर 15 दिनों के अंदर आप माफी आपको नहीं मिलती, या आप कह दो मैं तो वोट ही नहीं डालता, ना फेवर में डालता हूं ना अगेंस्ट में डालता हूं, ना भाई तब भी नहीं। आपको अपनी पार्टी के, जैसे आपकी पार्टी अगर अगेंस्ट है तो आप भी अगेंस्ट रहोगे, आप फेवर में तो आप भी फेवर में रहोगे, आप उस पार्टी के विरुद्ध नहीं जा सकते। या आप कह दो ना मैं फेवर में हूं ना मैं अगेंस्ट में, तो वोट ही नहीं डालता, आप क्या हो जाओगे, इनडिसिप्लिन कहलाओगे, इनडिसिप्लिन, ठीक है जी। और आपको उस दिन से 15 दिनों के अंदर अगर पार्टी ने माफ कर दिया इस गलती के लिए तो ठीक है, नहीं किया तो पार्टी से बाहर हो जाओगे आप। ये बात कहाँ लिखी है, 10वीं अनुसूची में, ठीक है जी। 10वीं अनुसूची कब आई थी, 52वां संशोधन किया गया 1985 में आई थी, दल बदल संबंधी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कहते यदि सदन में कोई निर्दलीय सदस्य, इंडिपेंडेंट मेंबर, आजाद उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ठीक है जी। पहले क्या है, आजाद उम्मीदवार खड़ा हुआ, बाद में उसने क्या किया, कोई राजनीतिक दल अपना लिया, उसमें शामिल हो गया, तो आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। यदि कोई नॉमिनेटेड, मनोनीत होता है नॉमिनेटेड सदस्य, सदस्यता ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, बात समझ रहे हो। राज्यसभा में यानी कि 12 मेंबर क्या है, नॉमिनेटेड होते हैं, उसमें से कोई मान लो किसी राजनीतिक दल में चला गया, राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया था आपको, आपके कार्य देखते हो साहित्य में, स्पोर्ट्स में, लिटरेचर में, जो भी आपका है, फिल्मों में, किसी चीज में भी, ठीक है जी, देश का आपने नाम अच्छा किया, मान लो बाद में जब नॉमिनेशन दे दिया तो आप किसी पार्टी में शामिल हो गए, कैंसिल हो जाएगी मेंबरशिप आपकी। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि किस किस बात के ऊपर आपका क्या है, आपकी सदस्यता मेंबरशिप चली जाएगी, इन बातों को ध्यान में रखना है। और कौन कौन सी चीजें बन चुकी हैं, एक तो ये 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी, ये आपने याद रखना है। एक कौन सा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है जी। और वैसे किस आर्टिकल में लिखा हुआ है अयोग्यता के बारे में, 102 में, और योग्यता के बारे में 84 में लिखा हुआ है, तो ऐसे भूलना नहीं है आपने। आगे बढ़े, हाँ जी, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत का डिस्क्वालिफिकेशन निर्णय के बारे में। अभी 10वीं अनुसूची में आपके मान लो किसी कारण आपने क्या मतदान नहीं किया, अपनी पार्टी के विरुद्ध चले गए, आप इनडिसिप्लिन लग गया आपके ऊपर, ठीक है जी, पार्टी ने माफ नहीं किया, ये जो डिसीजन है, या कोई आजाद उम्मीदवार था बाद में किसी पार्टी में चला जाता है, या कोई नॉमिनेटेड मेंबर था वो किसी पार्टी में चला जाता है, तो इस चीज का डिसीजन कौन लेता है, ये भी तो बात क्वेश्चन है ना, दिमाग में आना चाहिए कि डिसीजन लेगा कौन इस बात का। वो बोलेगा नहीं नहीं, अपनी तरफ से फेवर देगा इस चीज का। आप क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से, कहते हैं कि यदि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन का विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसका समाधान राज्यसभा में हुआ है तो क्या, सभापति चेयरमैन करेगा, लोकसभा में आ गया तो स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगर ऐसी कुछ घटना हो जाती है तो राज्यसभा में हुई तो सभापति यानी कि अपना उपराष्ट्रपति, सभापति वही होते हैं, वो फैसला करेंगे। अगर लोकसभा में ऐसा कर दिया तो स्पीकर उसका फैसला करेगा। आगे देखते हैं, कहते इस प्रकार के विवाद में न्यायालय की कोई अधिकारिकता नहीं होती। 10वीं के अनुसार दल बदल संबंधी वाला जो कानून है ना,
उसमें ना, उसमें मतलब न्यायालय नहीं आएगा बीच में। उसका जो उस पार्टी का, उस लोकसभा का, उस सदन का क्या है, हेड ही उसका डिसीजन लेगा। और इसके अलावा जो अलग होंगे, इसके अलावा कोई विवाद है डिस्क्वालीफाई का, उसका निर्णय कौन लेगा, वो सुनो ध्यान से। कहते इस प्रकार के विवाद में न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं है, परंतु न्यायालय इस विवाद के समाधान हेतु सभापति अथवा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णय को जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। मतलब उनके द्वारा निर्णय ले लिया लोकसभा की, अगर लोकसभा के अंदर कोई ऐसा मेंबर था, ठीक है जी, उसने क्या कर दिया, निर्दलीय आजाद उम्मीदवार था और उसने बाद में कोई पार्टी की मेंबरशिप ले ली, तो उसका फैसला कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा। लेकिन उसकी जजमेंट को रिव्यू कौन कर सकता है, न्यायालय कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, डिसीजन नहीं, मतलब रिव्यू करेगा, ठीक है कि गलत है, ऐसे रिव्यू कर लेगा। ओके जी, रीचेकिंग कर लेगा, रिव्यू मतलब। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू का आइडिया हमने किस कंट्री से लिया, बताइए जरा, किस कंट्री से लिए, यूएसए से, अमेरिका से लिए। तो बातों को जोड़ के रखो, जहां जो चीज आ गई उसको कोरिलेशन कर दो उसका। आगे बढ़े। हाँ जी, 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त जो पहले मैंने आपको बताया कि जो डिसीजन होगा अयोग्यता के बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन वाले के बारे में, जो आपका जो डिसीजन होगा वो लोकसभा का स्पीकर लेगा और राज्यसभा का सभापति लेगा। मान लो उसके अलावा और कोई कारण से डिस्क्वालीफाई हो गए तो कौन डिसीजन लेगा। कहता है संविधान का अनुच्छेद 103 यह निर्देश देता है कि यदि अनुच्छेद 102 में वर्णित निर्हरताओं, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है जी, 102 में जो लिखी डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर किसी संसद सदस्य के डिस्क्वालीफाई से संबंधित कोई प्रश्न उठ गया तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा। परंतु राष्ट्रपति इस संबंध में निर्णय लेने से पहले भारत की निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का परामर्श लेगा और उसी की राय के अनुसार क्या करेगा, डिसीजन करेगा। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल से संबंधित उत्पन्न निर्हरता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के विवादों को संबंध में निर्णय करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। ठीक है जी, इस बात का आपने ध्यान में रखना है। आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, ठीक है जी। कौन सा आर्टिकल 84 में लिखा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, सुनो ध्यान से, एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। भारत का नागरिक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है जी, मान लिया। अगर आपने राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उम्र कितनी चाहिए आपको, 30 वर्ष चाहिए। अगर आपने लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितनी चाहिए आपको, 25 साल की उम्र चाहिए, ठीक है जी। ये आपकी योग्यता है। और आप क्या ना हो, दिवालिया ना हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, नहीं होना चाहिए। और आप साउंड माइंड के होने चाहिए, ठीक है जी, आपका दिमाग सेट होना चाहिए, साउंड माइंड ये होना चाहिए। ये आपकी होगी इस चीज़ में मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन। अगर मान लो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कहाँ लिखी है, 102 के अंदर, आर्टिकल 102 के अंदर लिखी हुई है कि किस किस कारणों से आप क्या है डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। कहाँ लिखी है, 102 में लिखी है। ये तो होगी आपकी सामान्य डिस्क्वालिफिकेशन के। अगर मान लो दल बदल संबंधी, दल बदली कर दी आपने 10वीं अनुसूची में से जो लिखा है, अनुसूची के अनुसार अनुसूची, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन के जो है अधिनियम कौन सा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के क्या है लिखे हुए रूल, ठीक है जी। उसमें क्या बोला गया है
कि आपने क्या नहीं करना। अगर आप आज़ाद उम्मीदवार थे तो किसी पार्टी को ग्रहण नहीं करना, नॉमिनेटेड मेंबर हो तो किसी पार्टी को ग्रहण नहीं करना। अगर आपने अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट दे दिया तो आपकी पार्टी ही खुद आपके ऊपर क्या लगा देगी, इनडिसिप्लिन होने का दोष लगा देगी। अगर पार्टी ने आपको माफ़ कर दिया 15 दिनों के अंदर तो ठीक है, नहीं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये बातें सारी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर आप डिस्क्वालीफाई हुए हो, 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल संबंधी आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो तो निर्णय कौन लेगा? लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा में सभापति। अगर उसके अलावा 102 नंबर के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो आर्टिकल, तो आपका जो निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। ठीक है जी, लेकिन किसकी सलाह पे? परामर्श किससे करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से। ठीक है जी। और लेकिन जो 10वीं अनुसूची के अनुसार जो लोकसभा का स्पीकर आपका डिसीजन लेता है, आपकी डिस्क्वालीफाई करता है आपको, राज्यसभा का जो सभापति आपको डिस्क्वालीफाई करता है, तो उसका जो डिसीजन है उसमें न्यायालय नहीं आएगा। हाँ, बट न्यायालय आपका क्या कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, लेकिन बीच में वो नहीं आने वाला। ये देख लेते हैं अब। हाँ जी, कहते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निहरताएं कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है जिसके कारण आपको क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई करेंगे। डिस्क्वालीफाई, ये ध्यान में, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये ध्यान से सुन लो। वैसे तो मैंने सारा बता ही दिया, वही है सारा। कहते किसी संसद सदस्य अथवा सदस्य बनने हेतु आकांक्षी व्यक्ति के संबंध में डिस्क्वालीफाई की कुछ स्थितियां नीचे लिखी हैं। ठीक है जी। यदि व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, आपका आचरण भ्रष्ट है, ठीक है जी, आपने वोटिंग खरीद ली, आपने क्या कर दिया? करप्शन फैला दिया, आपने लोगों को भड़का दिया, आपका जो वोट लेने के लिए जो पार्टी के कुछ नियम कानून है उसके विरुद्ध चले गए, आपने धर्म के नाम पे भड़का दिया, किसी चीज़ के सहारा लेकर आपने वोटिंग करवाना शुरू कर दिया या लोगों को उकसाया, आप क्या हो? बाहर हो उसे। यदि किसी अपराध का दोषी सिद्ध होने पर उसे 2 वर्षों या अधिक अवधियों की सजा दी गई हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। अगर आपके ऊपर कोई दोष है, सजा मिली हुई है आपको 2 से ज़्यादा वर्षों की, तो भी आपको, यदि वह निर्धारित 2 वर्ष भी, अगर 2 की मिली तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। यदि वह निर्धारित समय सीमा में अपने चुनावी खर्च का विवरण देने में असफल रहा हो। चुनाव में कितना खर्च किया, इस चीज़ का मतलब आप डिटेल नहीं दे पाए, आपका जो टाइम पीरियड दिया गया था, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। यदि वह किसी ऐसे निगम में निदेशक अथवा किसी अन्य लाभ के पद पर हो जिसे सरकार की हिस्सेदारी 25% हो, उससे अधिक हो, तो भी आप डिस्क्वालीफाई। आप कैसे ऐसे कॉरपोरेशन में काम करते हो जहां पे सरकार की 25% की हिस्सेदारी है या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी, तो भी आप क्या है? डिस्क्वालीफाई। यदि उससे भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति निष्ठाहीनता का दोषी पाया जाए, अगर आप भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचार फैलाया आपने, सरकार के प्रति आप निष्ठाहीन हो, ठीक है जी, निष्ठा ही नहीं रखते सरकार के प्रति, यदि वह सरकार के साथ किसी संविदा अथवा कॉन्ट्रैक्ट अथवा अन्य काम व सेवाओं में हितधारक के रूप में हो, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट में उसकी हिस्सेदारी बन जाए सरकार के साथ में, तो भी। यदि उसे विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने, रिश्वत लेने के लिए दंडित किया गया हो, तो भी आपकी डिस्क्वालीफाई। यदि उसे अनटचेबिलिटी, दहेज, सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों के प्रसार में संलिप्त पाया गया हो, अगर आपने ऐसा कुछ किया, दहेज प्रथा फैलाई, सती प्रथा का फेवर किया, या फिर आपने अनटचेबिलिटी का क्या कर लिया, ठीक है जी, बढ़ावा दिया, छुआछूत को बढ़ावा दिया, ऐसा कोई गलत काम किया, तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई। साधारण सी बातें हैं। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, दोषी नहीं होने चाहिए, भ्रष्ट नहीं होने चाहिए, आपका आचरण साफ होना चाहिए, आपको क्या है, अपने आचरण में सही रहना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं फैलाना। अच्छा, सीट खाली होने के ऊपर फिर क्या होता है? अगर सीट खाली हो जाए तो देखो, कहता है संसद में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 101 निम्नलिखित स्थितियों का उल्लेख करता है। अगर मान लो संसद में कोई सीट खाली हो गई है, उसके बारे में आर्टिकल कहाँ पे है? 101 में है, ठीक है जी, कहाँ पर है? 101 के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो जरा, कैसे खाली होगा ये भी देखो जरा। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता।
बात को दिमाग में बिठाओ कि दो बेड़ियों में पैर नहीं रखना, मतलब कहने का, ठीक है जी, दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो संसद उसके द्वारा स्थान रिक्त करने के संबंध में विधि का निर्माण कर सकती है। मतलब संसद उसे बोल सकती है भी तू एक सीट खाली कर ले, अपनी त्याग पत्र दे दे फटाफट से, ठीक है जी, नहीं तो दोनों से ही जाएगा। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित कर इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए हैं, सुन लो ध्यान से जरा। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर यह स्पष्ट करना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। संसद क्या देगी आपको, पार्लियामेंट क्या देगी, 10 दिन का टाइम देगी, भी आप कर लो, कोई ज्वाइन करना नहीं तो फिर चलो बाहर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अन्यथा उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त मान ली जाएगी। अच्छा सॉरी सुनो, कहते हैं दोनों सदनों का सदस्य है, ठीक है जी, और राज्यसभा का लोकसभा की, और पार्लियामेंट ने क्या बोला भी 10 दिन के अंदर तू क्या है अपनी क्या है एक सीट पसंद कर ले, कौन सी है, राज्यसभा की या लोकसभा की, नहीं तो राज्यसभा की सीट तो हम अपने आप खाली कर देंगे, ठीक है। यदि एक सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो पहले वाले सदन में उसका स्थान क्या हो जाएगा, अपने आप वेकेंट हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है, एक ही सदन में 2 सीटों भी चुनाव लड़के आ गया मान लो, तो उसे स्वेच्छा से एक सीट छोड़नी होती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी दोनों सीटें रिक्त मानी जाती हैं, ठीक है जी। उपरोक्त ये लिखी हुई जिस कंडीशन में उपरोक्त स्थितियों के समान कोई व्यक्ति एक ही समय पर संसद के किसी सदन और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। सुनो ध्यान से, कोई व्यक्ति एक ही समय पर संसद के किसी एक सदन और किसी राज्य के विधानमंडल, बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप केंद्र सरकार में भी किसी सदन का, राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर हो और किसी राज्य में भी आप किसी विधान मंडल के मेंबर हो, नहीं होगा भाई ऐसा। एक काम कर लो, मतलब कहने का एक बेड़ी में पैर रखना है, दोनों में नहीं रखना, कहने का मतलब ये है। विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति को 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट से त्याग पत्र देना होता है, अन्यथा संसद से उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 14 दिन का टाइम दे रहे हैं तेरे को हम, या तो तू सीट खाली करके आजा राज्य किसी स्टेट में जिसमें भी तू है विधानमंडल में, नहीं तो तेरी हम पार्लियामेंट की सीट कैंसिल कर रहे हैं। बात समझ में आ गया, ईजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं, कहते संविधान में दी गई निहरताओं क्या होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन। संविधान में दी गई डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर यदि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 या अनुसूची 10 में निर्धारित डिस्क्वालिफिकेशन का दोषी पाया जाता है तो संसद में उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाता है। पता ही है हमें, पद त्याग क्या होता है, खुद ही इस्तीफा दे देना। कोई भी संसद सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा या सभापति का जो राज्यसभा का होता है को संबोधित अपने हस्ताक्षर किए हुए त्याग पत्र के द्वारा अपना पद स्थान छोड़ सकता है। सिंपल है, क्या याद कराने वाली बात। आप लोकसभा के मेंबर हो, आपने क्या रिजाइन देना है, दे दो लोकसभा के स्पीकर को लिखकर, बात सिंपल है। आप राज्यसभा के मेंबर हो, रिजाइन देना है, दे दो लिखकर, ठीक है जी। किसको, सभापति को दे। आगे है, इस संबंध में संबंधित सदन के सदस्य अथवा सभापति को यदि वह विश्वास हो जाता है कि सदस्य द्वारा दिया गया त्याग पत्र स्वैच्छिक है, आत्विक वास्तविक नहीं, तो वह उस त्याग पत्र को अस्वीकार करता है। अगर मान लो आप किसी दबाव में आकर दे रहे हो, लोकसभा उस अध्यक्ष को ऐसा पता लगता है कि आपने स्वेच्छा से नहीं दिया, आपके ऊपर दबाव डाला गया, या कोई भी ऐसा कारण कि आप अपनी मर्जी से नहीं दे रहे, आपको मजबूर किया जा रहा है, तो आपका त्याग पत्र क्या हो जाएगा, अस्वीकार भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे देखें, अनुपस्थिति, एब्सेंट होना। अगर आप एब्सेंट रहोगे तो भी क्या है, आपकी मेंबरशिप चली जाएगी पार्लियामेंट से। सुनो ध्यान से कैसे, कहते यदि कोई संसद सदस्य अपने सदन, जैसे राज्यसभा का है तो राज्यसभा का सदस्य हो गया, लोकसभा का, की अनुमति के बिना, अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों
तक सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। 60 दिनों तक क्या रहेगा? अनुपस्थित, एब्सेंट रहता है, तो उस सदन के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। दिनों की अवधि की जो गणना होगी ना करते समय सेशन का, परंतु 60 दिनों का समय लगातार 4 दिनों से अधिक के स्थगन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। बात समझ रहे हो? जो 4 दिनों का जो बीच में स्थगन है, प्रोरोगेशन वाला टाइम है, स्थगन है, स्त्रावासन का टाइम है, वो काउंट नहीं होगा, बाकी सारा काउंट होगा। और 60 दिनों तक, अगर सीधी सी बात याद रखो, आप 60 दिन तक अगर एब्सेंट रहते हो पार्लियामेंट में, राज्यसभा के मेंबर तो राज्यसभा के सेशन में नहीं जा रहे हो, लोकसभा के मेंबर से लोकसभा में नहीं जा रहे हो, आपने अपने उसके अध्यक्ष को बताया ही नहीं, बिना बताए छुट्टियां मार रहे हो, तो आपकी क्या हो जाएगी? डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं और क्या कारण है। कहते उपयुक्त स्थितियों के अतिरिक्त यदि निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो भी क्या है, किसी संसद सदस्य का स्थान उसके सदन में रिक्त हो जाता है। सुनो कौन और क्या कारण है? यदि न्यायालय उस व्यक्ति के चुनाव को ही अमान्य अथवा शून्य घोषित कर दे, तो सीट खाली है आपकी। अगर न्यायालय ने क्या है, आपका चुनाव को क्या कर दिया, बोल दिया कि भाई ये तो गड़बड़ है, तो क्या हो जाएगा? आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। यदि सदन द्वारा उस सदस्य को निष्कासित कर दिया जाए, सदन से उसको निकाल दिया जाए, तो आप क्या डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यदि वह संसद सदस्य राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए, यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए। ठीक है जी, अगर मान लो सीधी बात है, आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो जिस पद पर पहले आप हो, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, वहां से क्या देना? आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है जी, या आप किसी स्टेट के क्या हो, गवर्नर हो, ठीक है जी, तो भी क्या देना पड़ेगा? आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। रुको आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, राज्यसभा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास लेंगे अपनी। राज्यसभा, उसका संगठन कैसे होता है, उसमें सभापति, उपसभापति, सेक्रेटरीट के बारे में, पूरा पैनल कैसे बैठता है, पैनल के बारे में सारी बात समझाऊंगी आपको। राज्यसभा की शक्तियां क्या होती हैं वो भी मैं सारी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही।